नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में सीधे उठ के आ जाते हैं। हर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ के और आंसर जल्दी से जल्दी बताना है आपके लिए और अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना है। आपको बता दूं, वीडियो में हम पढ़ेंगे 40 MCQ क्वेश्चन और आपका चैलेंजिंग स्कोर है कम से कम 25 प्लस लाना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित क्या होता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊर्जा का संरक्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से किसका संरक्षण होता है तो ऊर्जा का संरक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारा सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है द्रव में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, बहुत अच्छा चालक है, तो पारा, मरकरी, Hg, इनमें से कोई भी ऑप्शन हो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल की ऊष्माधारिता अधिक होती है। अगर जल को आप गर्म करते हैं तो वो ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा, ठंडा करते हैं तो ज़्यादा देर तक ठंडा भी रहेगा। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ऊष्माधारिता को लेकर तो जल की ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बर्नौली प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ऊर्जा संरक्षण ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या होता है ऊर्जा का संरक्षण? ऊर्जा को ना ही नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ उसे एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं और उसका संरक्षण करके रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एंगस्ट्रॉम से तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है। याद रखिएगा, कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि तरंग दैर्ध्य को किससे मापते हैं तो तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम से मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पूछे क्वेश्चन पूछ ले या क्वेश्चन पूछ के ऑप्शन पूछ ले, दोनों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चलिए देखते हैं। तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। आपकी घड़ी में जो चाबी होती है जिससे आप टाइम सेट करते हैं, पुराने समय में चाबी भरने वाली घड़ियां होती थी जब सेल नहीं होती थी, तो वही स्थितिज ऊर्जा घड़ी को गतिज ऊर्जा प्रदान करती थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। क्यूसेक से क्या मापते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर सही उत्तर हो जाएगा जल का बहाव मापते हैं, पानी का बहाव मापते हैं। कभी भी आपसे अगर पूछा जाए पानी के बहाव को मापने की इकाई क्या है तो याद रखिएगा क्यूसेक इसका आंसर होगा। राइट आंसर है क्यूसेक से क्या मापा जाता है तो जल के बहाव को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अदिश राशि इनमें से कौन सी है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है अदिश और सदिश के लिए। यहां पर ऊर्जा जो है अदिश राशि है, बल, आघूर्ण, संवेग ये सदिश राशि हैं। तो अदिश और सदिश जरूर याद करके रखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्पियर किसकी इकाई है तो याद रखिएगा विद्युत मात्रा की इकाई है। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर दोनों याद करके रखें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है 1971 में लागू की गई। मात्रक कौन से होते हैं? जिनसे विभिन्न इकाइयों की माप की जाती है, जैसे किलोग्राम, सेंटीमीटर, ये सभी जो मात्रक होते हैं ये सब अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी की इकाई है। कभी कभी पूछा जाता है सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को किस में मापते हैं, तो याद रखिएगा उसका भी आंसर प्रकाश वर्ष ही होता है। ठीक है, और दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, आप अगर बता सकते हैं तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? क्या होगा आंसर बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा है, जिसका हमेश कह सकते हैं कि कुछ समय के बाद नवीनीकरण हो जाता है। बाकी इसमें कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल, इनको दोबारा बनने में कई सदियां लग सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ की छड़ का उपयोग होता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर नर्म लोहा ही होता है। अगर आपसे चुंबक बनाने के लिए भी पूछा जाए तो भी आंसर नर्म लोहा ही होता है, और अगर आपसे विद्युत चुंबक बनाने के लिए पूछा जाए तो भी नर्म लोहा ही आंसर होगा। याद रखिएगा क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर सेम होगा, यानी कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो आपने जो मोटर वगैरह देखी होंगी, जैसे पानी खींचने वाली मोटर होती है या अन्य कोई मोटर होती है, इसमें जो अंदर चुंबकत्व का काम करने वाली एक कहें तो एनर्जी होती है, उसमें विद्युत चुंबक से चुंबक को क्रिएट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार का चुंबक होता है, तो विद्युत चुंबक होता है। जब तक इलेक्ट्रिक का करंट आएगा तब तक वो चुंबक काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में लगभग कितने समय का अंतर होता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हमें सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी वो हमारी आंखों का भ्रम होता है। तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता, मतलब एकदम सही सटीक नहीं होता, उसे क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सुग्राही के लिए होना चाहिए कंफर्टेबल, है ना। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता है वह है अंध बिंदु। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा अंध बिंदु, उसके लिए प्रकाश की जरूरत है ही नहीं, उसके लिए प्रकाश कंफर्टेबल नहीं रखेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानव नेत्र का जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है वह कहलाता है अंध बिंदु। ऑप्शन नंबर यहां पर बी आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। हमारी पुतली पर आंखों की जब प्रकाश पड़ता है तो वो छोटी हो जाती है, अपने आप को संकुचित कर लेती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तेज प्रकाश जब हमारी आंखों की पुतलियों पे पड़ता है तो पुतली का आकार जो है छोटा हो जाता है। ये तो कॉमन सेंस ही है, आंसर आप इसका आराम से दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग होता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है लाल रंग का। लाल रंग दूर से बहुत आसानी से दिख सकता है, एक प्रकार से आसानी से आप समझ सकते हैं, इसीलिए खतरे के सिग्नल के रूप में लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सामान्य नेत्र में दूर बिंदु कितना होता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है। आप पृथ्वी पर रहकर सूर्य को देख लेते हैं, आप पृथ्वी पर रहकर तारों को देख लेते हैं, तो आप अनंत तक देख सकते हैं। तो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु जो है अनंत होता है, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, जिससे एकदम कहें तो कंटिन्यू बल्ब जलने के कारण तंतु गर्म भी होता रहे तब भी पिघलता नहीं है। अगर आपको पता है कि टंगस्टन का गलनांक कितना है, जो कि मैंने लाइव क्लास में बताया हुआ है, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया कहाँ होती है बताइए। चलिए देखते हैं। तो नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया सिलियरी पेशियों के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है बताइए। चलिए देखते हैं। तो टॉर्च से जो है समांतर प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। आप टॉर्च अगर जलाते हैं तो आपने देखा होगा प्रकाश एकदम समांतर रेखा में निकलता हुआ हमें आगे दिखाई देता है। समांतर किरण पुंज की प्राप्ति होती है टॉर्च से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं बताइए। चलिए देखते हैं। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हमेशा याद करके रखिएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है। राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो है सदैव धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यहां पर टाइमर ऑन नहीं हो पाया था, माफ करिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण कैसा होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण जो है समतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार इन चार ऑप्शन में से क्या आंसर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहां बनता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण से बनता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण से बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है वे हैं हृदय और मस्तिष्क। राइट आंसर हो जाएगा हार्ट एंड ब्रेन। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग कौन सा दर्पण करता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है ईएनटी डॉक्टर्स जो हैं वो अपने लिए रोगियों को चेक करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर भी आंसर अवतल दर्पण ही होता है। ईयर, नोज एंड टीथ, इन सभी के डॉक्टर जो हैं ईएनटी डॉक्टर्स जो कहलाते हैं वो भी यही दर्पण यूज करते हैं, याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंख की पुतली किस प्रकार काम करती है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो आंख की पुतली परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। जब ज्यादा रोशनी आती है तो बंद हो जाती है, कम रोशनी आती है तो खुल जाती है। तो एक प्रकार के दरवाजे की तरह काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में जो है उत्तल लेंस लगा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमेशा याद रखिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस से दूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूरदृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती हैं, किस तरह की वस्तुओं को देख सकती हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दूरदृष्टि दोष वाली व्यक्ति की आंखें जो हैं दूर की वस्तुओं को देख सकती हैं। याद रखिएगा, जैसा नाम होता है वैसा काम होता है। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु देख सकता है, पास की नहीं देख सकता। निकटदर्शी दोष में व्यक्ति निकट की वस्तु देख सकता है, दूर की वस्तु नहीं देख सकता, है ना। तो जैसा नाम होता है वही लेंस का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इंद्रधनुष जो है एक प्रकार का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया स्पेक्ट्रम है, जिसमें कलर जो है अपने पूर्ण रूप में दिखाई देते हैं। सफेद प्रकाश सातों रंग में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो शारीरिक कार्यों को करने के लिए पेशीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर है मसल एनर्जी का प्रयोग किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आंसर हो जाएगा। शारीरिक कार्य को करने के लिए पेशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रकाश और ध्वनि दोनों में ही ध्रुवण घटित नहीं होता है। ध्रुवण का मतलब दोनों एक ही दिशा में चले, ऐसा नहीं। प्रकाश भी अगर लाइट जलेगी तो चारों तरफ उजाला फैलता है। ध्वनि अगर आप आवाज करेंगे तो चारों तरफ सुनाई देगा। तो ध्रुवण जो है वो दोनों में ही घटित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वथनांक मतलब गर्म होने लगेगा तो भाप बदलने लगेगी, भाप पानी जो है भाप में बदलने लगेगा, तो क्या कहेंगे उसके लिए, वाष्पीकरण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक इन चारों ऑप्शन में चांदी होगा। राइट आंसर है चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो किसी मनुष्य के सामान्य शरीर का तापक्रम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस की बात करें तो कितना होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रा कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें। जो भी चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे चैनल पर डे टेस्ट सेट पेपर अपलोड होते हैं इस प्रकार के अलग अलग टॉपिक के। तो अगर आप हमारे चैनल के नए सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत वेलकम है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें वीडियो को, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। दोस्तों चैनल पर रोज़ सुबह 6 बजे, 10 बजे और शाम को 7 बजे 3 वीडियो अपलोड होते हैं अलग अलग टॉपिक के, ज़रूर देखें। और कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। 2500 प्लस वीडियो हैं हमारे पास में जनरल अवेयरनेस, साइंस, करंट अफेयर्स के। आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके हमसे वीडियो ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया अगर आंसर बने तो बताइए, ना बने तो पूछिएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।